नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं हूं सोनल भारद्वाज। भले ही आज से मंदिर, मॉल, मल्टीप्लेक्स खुल गए हों, लेकिन कोरोना संक्रमण है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आइए सबसे पहले डालते हैं विश्व के आंकड़ों पर नजर। विश्व में कोरोना के 71 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 34,76,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 4,06,000 से ज्यादा की मृत्यु भी हुई है। देश की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,57,000 से ज्यादा बढ़ गई है। 1,24,000 से ज्यादा रिकवर हुए हैं और 1,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 7,200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई है। आइए अब डालते हैं गुजरात के आंकड़ों पर नजर। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 20,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें से 13,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। लगभग 5,000 जितने एक्टिव केस हैं। गुजरात में करीबन 1,250 लोगों की मृत्यु भी हुई है। ये थे कोरोना अपडेट। शहर की खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। वडोदरा में आज 35 कोरोना केस, 1,340 पर पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। माणिकचंद कंपनी का कर्मचारी कोरोना से संक्रमित, कंपनी द्वारा बरती जा रही लापरवाही से उठे सवाल। और आज से धार्मिक स्थल, मॉल, मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति, शहर में दिखा सरकारी गाइडलाइंस का पालन। शहर में आज 35 नए कोरोना केस की पुष्टि के साथ अब यह आंकड़ा 1,340 पर पहुंच गया है। वडोदरा में पिछले 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 171 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए, जिसमें से 136 नेगेटिव और 35 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। नए 35 कोरोना केस की पुष्टि होने से शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,340 हो गई है। 24 घंटों में 61 लोगों को कोरोना से स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज भी किया गया। शहर में अब कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 856 हो गई है। शहर में आज दर्ज हुए 35 मामले अकोटा, फतेहपुरा, वाड़ी, वाघोड़िया रोड, पानी गेट, मांजलपुर, डांडिया बाजार, समा, सियाबाग, तांदलजा, याकुतपुरा और डभोई में दर्ज हुए हैं। फाजिलपुर की माणिकचंद कंपनी के कर्मचारी कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। कंपनी कर्मचारी के संक्रमित होने के बावजूद कंपनी द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। वडोदरा शहर में फाजिलपुर स्थित माणिकचंद में आरएमडी पान मसाला, आरएमडी गुटखा और एम गोल्ड के नाम से तंबाकू का उत्पादन होता है। वहां पर काम करने वाले सुपरवाइजर अनिल पटेल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पिछले 8-10 दिन से अनिल पटेल को असर दिख रहा था, फिर भी वे काम पर आते रहे। उनका पूरा परिवार पॉजिटिव पाया गया है। उन्हें और उनके पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसके बाद उनको होम क्वारंटाइन किया गया। अनिल पटेल फैक्ट्री के मेन आदमी माने जाते हैं। उनकी वजह से फैक्ट्री में कितने लोगों को कोरोना की असर हुई है, ये बताना मुश्किल है। इस फैक्ट्री में करीबन 8 से 10 गांव के लेबर और स्टाफ आते हैं। कंपनी ने पैसों की लालच में काम चालू रखा और इन सबको जोखिम में डाला। प्रशासन को पता चलने पर जब पूछताछ शुरू हुई तब कंपनी के डायरेक्टर प्रकाश धारीवाल ने अधिकारियों की माफी मांगी। अधिकारियों ने उन्हें तुरंत माणिकचंद फैक्ट्री बंद करने के, सभी कर्मचारियों की जांच करने के भी आदेश दिए। उसके बाद जब सभी कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित सूचनाओं के तहत उन्हें ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल में एडमिट करके कोरोना रिपोर्ट करने की जगह आज कंपनी ने संगम अस्पताल से 2 डॉक्टर बुलाकर जांच का सिर्फ नाटक किया। जब वीएनएम टीम वहां पहुंची तब डॉक्टर भी किसी भी सावधानी का पालन नहीं कर रहे थे, ऐसा पाया गया। मुझे बताया गया है कि रूटीन चेकअप के लिए आप आए हैं। Medical officer, as a industrial health medical officer, we usually come every 6 months, जरूर पड़े तो every 3 months में भी आते हैं। हमारी टीम ने जब विजिट की वहां पर तब मैनेजर नंद कुमार दायमा ने पहले तो ऐसी कोई बात नहीं है ऐसा कहा, लेकिन हमारे प्रतिनिधि जब वहां कर्मचारियों से मिले तब पूरी बात सामने आई।
क्या कहेंगे ये सारी बातें जो मीडिया तक पहुंच रही हैं उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कैसा है कि एक अनिल पटेल नाम से जो हमारे नॉमिनी है जी उनका पॉजिटिव हमें उन्होंने बताया है कि 3 तारीख को कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। जी इसके बाकी कोई हमारे यहाँ का कोई एम्प्लॉय ऐसा पॉजिटिव नहीं है। वो लास्ट में यहाँ मानिकचंद में आए थे कब? नहीं, हमारे पास वो कैसा है कि वो बाहर का ही पूरा काम देखते हैं। वो हमारे पास 25 तारीख को आए थे। जी। 25 तारीख को जब यहाँ चालू हुआ था जी। उस प्लांट उस टाइम आए थे। जी और एक 29 तारीख को वो बाहर के बाहर उनका कुछ विजिट हुआ था यहाँ आने के बाद। उसके बाद यहाँ पे कोई विजिट नहीं हुआ। इस फैक्ट्री में कर्मचारियों के स्वास्थ्य का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है, ऐसा देखा गया है। लिमिटेड लोगों के साथ काम करने की अनुमति है, इसके बावजूद 70 से 75% लेबर कंपनी में आते हैं। उन्हें आवश्यक मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, लिक्विड सोप की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहाँ नहीं होता है। मानिकचंद में तैयार होने वाला पान मसाला, जर्दा और गुटखा पाउच हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। उनको भी इसका बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि सभी कर्मचारी यहाँ बगैर ग्लव्स के ही काम करते हैं, जिससे पान मसाला व जर्दा के सीधे संपर्क में ये कर्मचारी आते हैं। राजनीतिक दलों के लिए विभाग बनाने पर हुए हंगामे के चलते वीएमसी की सामान्य सभा श्रद्धांजलि देकर रद्द कर दी गई। वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा का आज फिर एक बार महात्मा गांधी नगर गृह में आयोजन किया गया, जहां नगर पालिका के सदस्यों को स्क्रीनिंग और सैनिटाइजिंग कर प्रवेश दिया गया। लेकिन आज महात्मा गांधी नगर गृह में कांग्रेस, भाजपा और आरएसपी के नगर सेवकों को बैठने के अलग अलग विभाग बनाए गए, जिसका वीएमसी के विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव द्वारा विरोध किया गया। विरोध के बाद यह बोर्ड हटा लिए गए। सामान्य सभा में वडोदरा महानगर पालिका के नगर सेवक अरविंद पटेल, मंजूर खान पठान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन पर शोक जताते हुए सभा को रद्द कर दिया गया। આજની સભા આપ સૌ જાણો છો કે 3 આપણા મહાનુભાવોનું દુઃખદ અવસાન થયું છે। એક છે અમારા પૂર્વ ડેપ્યુટી મેયર શ્રી અરવિંદભાઈ પટેલ, જે 3 ટર્મ સુધી કોર્પોરેશનમાં ખૂબ સારો અને જય સ્વામિનારાયણના નામથી જાણીતા હતા, એવા શ્રી અરવિંદભાઈ પટેલ। બીજા આપણા એક 2000 થી 2005 પૂર્વ કોર્પોરેટર હતા મંજૂર ખાન પઠાણ, અને ત્રીજા શ્રી છત્તીસગઢના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ત્યાંના પ્રવક્તા અને પાર્ટી પ્રમુખ, એક જ સેકન્ડ જોઈ નાખો ભાઈ, પક્ષના સ્થાપક કોંગ્રેસ પક્ષના સ્થાપક એવા શ્રી અજીત જોગીજીનું પણ અવસાન થયું। એ ત્રણેયના માનમાં આજની સભા મુલતવી રાખવામાં આવી છે। મેડમ, રાખી છે સભા, પણ આજે જે આપણે સામાન્ય સભા જ્યાં આગળ રાખીએ છીએ કોર્પોરેશનના મેન ઓફિસમાં અને અહીંયા ગાંધીનગર ગૃહની અંદર, તો અહીંયા ભાગલા પાડવામાં આવે છે, ભાજપના બોર્ડ લગાવવામાં આવે છે, કોંગ્રેસના બોર્ડ લગાવવામાં આવે છે, આરએસપી ના ક્યાં છે બોર્ડ? છે જ નહીં, ક્યાં બોર્ડ છે? છે ને, પછી વિરોધ પક્ષે એનો વિરોધ કર્યો તો એને હટાવી ના દેવામાં ના, એવો બોર્ડ કે એવો કોઈ સવાલ જ નથી, અને કોઈ વિરોધ પક્ષ છે જ નહીં, બધો સાથી પક્ષ જ છે। પણ આવું તો પહેલી વખત જ જોવા મળ્યું છે। જોઈ લઈએ, કંઈક શરત ચૂકશે તો ફરીથી એવું નહીં થાય, એનું પણ ધ્યાન રાખીશું। બાકી એવો કોઈ ભાવ નથી। સભામાં બધા જ આપણા સાથી પક્ષ જ આપણે ગણીએ છીએ, કોઈ વિરોધ પક્ષ કે સામેનો પક્ષ કે એવું અમે ગણતા જ નથી। सामान्य सभा के अंदर जो अध्यक्ष होता है, मेयर, उस सबका होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है। और जब पार्टी का नहीं होता है तो यहाँ से लेके संसद सभ्य से लेके विधानसभा से लेके कॉर्पोरेशन तक कभी ये बोर्ड लगाए नहीं जाते हैं। इनको कायदे की समझ पड़ती है कि नहीं पड़ती है, समझ नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसे बोर्ड नहीं होते। इसके लिए मैंने बोला कि बोर्ड हटाओ, यानी बोर्ड हटा दिए, यानी अभी कोई प्रश्न रहता नहीं। जनरली ऐसा विभाजन करना ये मेयर को शोभा नहीं देता है, और ये बात मैंने रखी है। માણસ કોઈપણ કોર્પોરેટર એકવાર જીતાયા પછી અને એ જ્યારે સભાગૃહમાં બેસે છે ત્યારે શહેરની રજૂઆત કરતો હોય છે, કોઈ પાર્ટીની રજૂઆત કરતા નથી હોતા। એટલે તદ્દન સાચી વાત છે, અને આને ખરેખર અમે લોકો પણ વિરોધ કરીએ છીએ। કારણ કે પછી શું થાય કે જે પણ પાર્ટીના જે મેયર હોય એમનું નજર જે ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય તો એમના તરફ થાય, ઓપોઝિશન તરફ જાય જ નહીં। અને જ્યારે સમગ્ર સભામાં જ્યારે બેઠા હોય ત્યારે માણસ પોતાની કોઈ પણ પાર્ટીનો હોતો નથી। એ વડોદરા શહેરનું શું થાય છે, વડોદરા શહેરના લોકોને ન્યાય મળે છે કે નહીં, વડોદરા શહેરના સુખ દુઃખના જે વિષયો છે એને લઈને રજૂઆત કરતો છે। એ કોઈ પાર્ટીને ધ્યાનમાં રાખીને રજૂઆત કરતા નથી હોતા। એટલે સદંતર આ વાત ખોટી છે,
અને કોઈ પણ જાતના આવા બેનરો જ્યારે સભાગૃહમાં એક સભાસદ તરીકે જ્યારે બધા જ લોકો હોય ત્યારે આવું કોઈ પણ બેનર હોવું ના જોઈએ. એટલે આપની વાત બહુ સાચી છે અને આ બદલ હું વીએનએમને ખરેખર આભાર માનું છું અને એમનું જે ધ્યાન દોર્યું છે તે બદલ. કારણ કે આ એક મેસેજ છે અને આવો મેસેજ એ લોકોમાં જાય કે આ લોકો આરએસપીની રજૂઆત કરવા બેઠા છે, આ ભાજપની રજૂઆત, તો મને લાગે આ પ્રજાનું ઘોર અપમાન છે. અને પ્રજા એ સમગ્ર સભાની અંદર એ શહેરના લોકોની પ્રજા માટે કોઈ પણ પ્રતિનિધિ હોય, એ ભાજપ હશે, કોંગ્રેસ હશે કે અપક્ષ હશે, એ લોકોની રજૂઆત કરવા આવે છે, એ નહીં કોઈ પાર્ટીની. પાર્ટી એક મેન્ડેટ હોય એ ચૂંટાઈને જતો હોય છે. એટલે આજના દિવસે આપણે જે કીધું છે અને સભાગૃહમાંથી જે બેનરો છે એ તાત્કાલિક ધોરણે हटाવી જ લેવા જોઈએ. संजय नगर का टेंडर रद्द करने की कांग्रेस की मांग के साथ इस मामले भ्रष्टाचार बंद कर वडोदरा महानगर पालिका से यह प्रोजेक्ट पूरा करने की अपील की गई. वडोदरा शहर कांग्रेस की अगुवाई में संजय नगर कमेटी के सदस्यों द्वारा वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय में आवेदन दिया गया, जिसमें 5 महीनों से उन्हें किराया नहीं मिला होने पर ध्यान आकर्षण कराया गया. साथ ही संजय नगर बनाने का टेंडर रद्द कर यह प्रोजेक्ट वडोदरा महानगर पालिका के हस्तक लेने की मांग संजय नगर के विस्थापितों और कांग्रेस द्वारा की गई. મહાનગરપાલિકા કોર્પોરેશનની અંદર આવ્યા છે અને વારસિયા સંજયનગર ઝૂંપડપટ્ટી જે 3 વર્ષ પહેલાં તોડી પાડવામાં આવી હતી ત્યાં આગળ અમે લોકો ટેન્ડર રદ કરાવવા માટેની આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યા છે કે જે કમિશનર સાહેબે અમને 36 મહિનામાં મકાન પાકા બાંધીને આપી દેશે. 36 મહિના પૂરા થઈ ગયા છે પણ અત્યાર સુધી ત્યાં આગળ કોઈ પણ જાતનું કામ કરવામાં આવ્યું નથી. તો આ ટેન્ડર રદ કરી અને નવેસરથી ટેન્ડર મૂકે 325 સ્ક્વેર ફૂટનું જે મકાન છે એની જગ્યાએ અમને 525 સ્ક્વેર ફૂટનું મકાન આપે અને કોર્પોરેશન જાતે જ ત્યાં આગળ કામ ચાલુ કરે, જેથી કરીને અમને પણ સારું મકાન મળે અને કોર્પોરેશનનો પણ ફાયદો થાય એવું અમે વિચારીએ છીએ. અમે જ્યારે ગરીબ જનતા એવું વિચારતા હોય કે અમે કોર્પોરેશનનો ફાયદો કરવા માટે ઈચ્છીએ છીએ તો કોર્પોરેશન કેમ નથી ઈચ્છતી કે એમનો ફાયદો થાય? એ કેમ મોટા મોટા બિલ્ડરોને આ જગ્યા મફતના ભાવમાં આપી દીધી છે? એમને શું લાલચ છે કોર્પોરેશનને કે બિલ્ડરોને આ લોકો ફ્રીમાં જ બધી જગ્યા આપી રહ્યા છે? અમારા ત્યાંની 16 લાખ સ્ક્વેર ફૂટ જગ્યા છે. 16 લાખ સ્ક્વેર ફૂટ જગ્યાની અંદર ખાલી 3 લાખ સ્ક્વેર ફૂટ જગ્યામાં અમારું સંજયનગર આવાસ બનવાનું છે, બાકીની બધી જગ્યા બિલ્ડરને આપી દેવામાં આવી છે. આજે સંજયનગરની સમિતિ છેલ્લા 3 વર્ષથી મકાન માટે ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે. એમને ભાડા નથી મળતા અને કોન્ટ્રાક્ટરોને જો 36 મહિનામાં મકાન આપીને શરતે જ્યારે પીપીપી ધોરણે આવાસની યોજના બનાવવામાં આવી તો આજે 36 મહિના પૂરા થઈ ગયા છે. કોન્ટ્રાક્ટર મકાન નથી બાંધી શક્યો નથી. આ લોકોને 5 થી 6 મહિના સુધીનું હજી સુધીનું ભાડું બાકી છે. એટલે અમારી રજૂઆત એ છે કે આ કોન્ટ્રાક્ટ કેન્સલ થવો જોઈએ અને કોર્પોરેશને આખો પ્રોજેક્ટ પોતાના હસ્તક લેવો જોઈએ. કારણ કે કોન્ટ્રાક્ટ જ્યારે કોર્પોરેશને આપ્યો ત્યારે કોર્પોરેશનની તિજોરીમાં 1 રૂપિયાનો ફાયદો નહોતો. માત્ર એને મકાન બનાવીને આપવાના હતા 2500 મકાન. તો કોર્પોરેશન જો જાતે 2500 મકાન બનાવીને ત્યાં લગી લાભાર્થીઓને રહેવાની વ્યવસ્થા કરી આપે તો આ જ લાભાર્થીઓને જે મકાન કોન્ટ્રાક્ટર આપે છે એના કરતાં મોટા મકાનો મળે. ત્યાં આગળ 15,000 જેટલી વસ્તી ત્યાં વસવાની હોય તો આરોગ્ય કેન્દ્રથી લઈને રમતગમતના મેદાન, આંગણવાડી, આ બધી સુવિધા કોર્પોરેશન આપી શકે. અને કોર્પોરેશનને પણ આ પ્રોજેક્ટ કરવાથી ફાયદો થવાનો છે. કોર્પોરેશનની તિજોરીઓ ભરાય છે. એક બાજુ કોર્પોરેશનના અનગઢ વહીવટને લઈને કોર્પોરેશનની તિજોરીઓ ખાલી હોય તો કોર્પોરેશન આવા પ્રોજેક્ટ કોના ઈશારે અને કયા ભ્રષ્ટાચાર કોણ આમાં ઇન્વોલ્વ છે જેને લઈને કોર્પોરેશન પીપીપી દ્વારા આવા બધા મોટા મોટા પ્રોજેક્ટ કરે છે. એટલે અમારી રજૂઆત છે કોન્ટ્રાક્ટ કેન્સલ થવો જોઈએ. આ પ્રોજેક્ટ તમામ આખા પ્રોજેક્ટની જવાબદારી કોર્પોરેશને પોતાના હસ્તક લઈને કોર્પોરેશનની તિજોરી ભરાય અને લાભાર્થીઓને સારા મકાનો બને, તમામ સુવિધા સાથે ન મળે એ અમે કમિશનરશ્રીને રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ. शहर की निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस कमेटी ने आपत्ति जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को मामले से अवगत कराया है. शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा राइट टू एजुकेशन के तहत दिए जाने वाले एडमिशन जल्द से जल्द शुरू किए जाने की मांग की गई है. साथ ही स्कूल चालू होने के बाद ही फीस लिए जाने की मांग करता हुआ आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिया गया. આજે ડીઓ સાહેબને આવેદનપત્ર એટલા માટે સુપ્રત કર્યું છે કે કોરોના મહામારીને લીધે આજે સમગ્ર ભારતમાં આર્થિક મંદીનું મોજું છવાયેલું છે. છેલ્લા 3 મહિનાથી લોકડાઉન પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ આપ્યું, બધા લોકો ઘરે રહીને તેનું પાલન કર્યું, પરંતુ આર્થિક રીતે બધા પાયમાલ થઈ ગયા છે. પરંતુ 1 રૂપિયા જમીન લેનારા અને પ્રાઇવેટ સ્કૂલો નફો રળી લેવા માટે વાલીઓ પર એટલું દબાણ કરી રહ્યા છે કે તમે આવીને ફી ભરો. હજુ સ્કૂલ ચાલુ થવાના પણ ઠેકાણા નથી. સરકારશ્રીએ તારીખ પણ નથી આપી, પણ માત્ર ને માત્ર એક પૈસાના ખિસ્સા ભરવા માટે, કારણ કે કરોડો રૂપિયા નફા કમાતી આ સ્કૂલો
સરસ્વતીને છોડીને લક્ષ્મીજીને પ્રણામ કરવા લાગી હોય એવું લાગી રહ્યું છે. બીજી વસ્તુ છે આરટીના એડમિશન. આરટીના એડમિશન જોવા જઈએ તો નવેમ્બર માસમાંથી સરકાર ચાલુ કરી દેતી હોય છે, પરંતુ મનમોહન સિંહની સરકારમાં યુપીએમાં આરટીનો એક કાયદો લાવવામાં આવ્યો કે 25% લોકોને ફ્રી ભણાવવામાં આવશે. પરંતુ આ માલેતુજારોની સરકાર જે હંમેશા અમીરો જોડે બેસીને આ સાંઠગાંઠિયા સરકાર જે શાળા સંચાલકો જોડે બેસીને શિક્ષણનો વેપલો કરે છે, ત્યાં આ વખતે આરટીને એડમિશન થવા જ નથી દેતા. આજે પરિસ્થિતિ એવી છે કે સામાન્ય માણસ જે આરટીને એડમિશન લેવા ઈચ્છતો હોય, હજુ એના ફોર્મ બહાર નથી નીકળ્યા, સ્કૂલો ચાલુ થશે તો એ કઈ રીતે એડમિશન લેશે? તેની માટે આ મહિનાના અંદર ત્વરિત આરટીને એડમિશન પૂરા કરવામાં આવે, જેથી નાના અને મધ્યમ વર્ગના લોકો એડમિશન લઈને પોતાના બાળકને ભણાવી શકે. પઢેગા ઇન્ડિયા તભી બઢેગા ઇન્ડિયા એવા સૂત્રો આપનારાને મારું એટલું જ કહેવું છે કે જ્યારે શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ તમે કોઈ પેકેજ ડિક્લેર કરી નથી શકતા, 20 લાખ કરોડનું પેકેજ ડિક્લેર કર્યું, 20 લાખ કરોડમાં પેકેજમાં શિક્ષણને શું આપ્યું, વાલીઓને શું આપ્યું, વિદ્યાર્થીઓને શું આપ્યું, જે દેશની ઉન્નતિના પ્રતીક છે? હાલની પરિસ્થિતિમાં પહેલા સત્રની ફી માફી કરવા માટે એમણે આવેદનપત્ર આપ્યું છે. આ નીતિ વિષયક બાબત છે, એટલે આવેદનપત્ર રાજ્ય સરકારને અમે મોકલી આપીશું. આ કારણ કે એ મારી કક્ષાનો પ્રશ્ન નથી, રાજ્ય કક્ષાએ નીતિ વિષયક બાબત છે. કારણ કે આમાં ફી માફી કરવામાં બીજી ઘણી બધી બાબતોનો પણ સાથે વિચાર કરવો પડતો, એટલે એ રાજ્ય સરકાર દ્વારા પॉलिसी डिसीजन लेवाय ये જ યોગ્ય છે. खबरें अभी और भी हैं जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद. कोरोना की दहशत के बीच भी ब्यूटी पार्लर जाना अब हो गया है जरूरी. फिर भी अगर आपके मन में हाइजीन को लेकर डर है तो आप बेफिक्र होकर जाइए मांजलपुर और जेतलपुर के कृपा ब्यूटी क्लिनिक में, जहां आज से नहीं 2006 से ही मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजिंग के साथ ही अलग अलग कमरों में होती है ब्यूटी ट्रीटमेंट. यहाँ हर क्लाइंट को मिलता है स्वस्थ और स्वच्छ माहौल. तो फिर विजिट करें कृपा ब्यूटी क्लिनिक और अपनी सुंदरता को दे एक नई पहचान. कृपा ब्यूटी क्लिनिक G2 प्रताप टावर बिहाइंड आंगन टावर नियर भवंस स्कूल मकरपुरा रोड वडोदरा और E113 काशी विश्वेश्वर टाउनशिप टावर 4 जेतलपुर रोड वडोदरा. कोरोना के बाद बदले माहौल में अकोटा का आरना फैशन वार्डरोब भी अब खुला है नए अंदाज में. आरना फैशन वार्डरोब ड्रेस, कुर्ती, गाउन, चनिया चोली का एक्सक्लूसिव शोरूम. आरना वार्डरोब में रोज होती है स्टाफ से लेकर कस्टमर तक की स्क्रीनिंग और सैनिटाइजिंग. वर्चुअल वर्ल्ड में जुड़ते हुए आरना फैशन वार्डरोब ऑफर करता है वीडियो कॉल से शॉपिंग, जिसकी फ्री होम डिलीवरी होती है ऑल ओवर इंडिया. नए समर कलेक्शन के लिए विजिट या वीडियो कॉल करें आरना फैशन वार्डरोब, GF2 हवेली श्रृंगार बिल्डिंग नियर उर्मिचा रास्ता, BPC रोड, अकोटा. ओम होम्यो कंसल्टेंसी कोरोना महामारी के बीच भी आपकी सेवा में कार्यरत. ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सभी तरह की बीमारियों का होम्योपैथिक परामर्श, चिकित्सा और इलाज उपलब्ध. ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सरकारी गाइडलाइन का पालन, पेशेंट के थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल. कोरोना वायरस से बचने भारत सरकार द्वारा सुझाई गई आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण. बिना डरे बिना हिचकिचाए विजिट करें ओम होम्यो कंसल्टेंसी 12 उमिया पार्क सोसाइटी बिसाइड्स विद्या विहार स्कूल ऑपोजिट इंडसइंड बैंक सुभानपुरा वडोदरा. फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख. अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा. फ्यूचर लिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, UK, USA एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा. साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में. विजिट फ्यूचर लिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा.
इस महामारी में लोग डर रहे हैं अस्पताल जाने से भी, लेकिन गोत्री रोड का मोदी नर्सिंग होम है कोरोना संक्रमण से संपूर्ण सुरक्षित। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सैनिटाइजर तक सब कुछ है सुचारू मोदी नर्सिंग होम में। यहाँ डॉक्टर और स्टाफ पीपीई किट पहनकर करते हैं इलाज, ताकि मरीज और डॉक्टर दोनों रहें कोरोना से मुक्त। मोदी नर्सिंग होम 101 कल्प वृक्ष कॉम्प्लेक्स, गोत्री रोड, ऑपोजिट MGVCL सब स्टेशन, वडोदरा। GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाएं। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099982717 पर। सलाटवाड़ा इलाके से गाय की चोरी का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस मुद्दे गोपालकों ने पशु तस्करों को पकड़ने की मांग की है। शहर में फिर एक बार गायों की तस्करी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है, जिससे पशुपालकों में हड़कंप है। सलाटवाड़ा इलाके में स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर आए 3 लोग गाय को जबरन गाड़ी में घुसाकर फरार हो गए। ये पूरा वाकया वीडियो में कैद भी हो गया है, जिसमें गाय को बेरहमी से उठाकर भागते हुए पशु तस्कर दिखाई पड़ रहे हैं। इस मामले शहर के गौपालकों में रोष का माहौल भी देखा गया। गौपालकों ने मामले की शिकायत कारेलीबाग पुलिस थाने में की है। અમે આજે કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા છે, વડોદરાના તમામે તમામ હિન્દુ ભાઈઓ આવ્યા છે ભેગા થઈને। અમે એટલા માટે આવ્યા છે કે અમને આજે અમારી 33 કરોડની માતા ગૌ માતા કાલે રાત્રે 3 વાગે સલાટવાડા વિસ્તારમાંથી જે ખાટકીઓ ઉઠાઈ ગયા છે જાહેરમાં, બીજું કે રાત્રે 9 વાગ્યા પછી લોકડાઉન થઈ જાય છે, તો આ ખાટકીઓ ગાય ઉઠાવવા માટે કઈ રીતના આવે છે? ધારો કે અમે રાત્રે 9 વાગ્યા પછી પણ અમે કોઈ વડોદરાની સડકો પર જઈએ તો અમને તરત પોલીસ રોકી લેશે। તો આ ખાટકીઓ સ્કોર્પિયો ગાડી બ્લેક કલરની ભરીને 7 થી 8 જણની સંખ્યામાં જે ખુલ્લેઆમ આવી ગૌ માતાને રાત્રે 3 વાગ્યાના અરસામાં સલાટવાડામાંથી ગાડીમાં નાખીને જાહેરમાં લઈ ગયા છે અને ધમકી આપીને ગયા છે કે હર રોજ हम आएंगे और 2-2, 3-3 गाय उठा जाएंगे। એટલે આ ખાટકીઓ શું સમજી શું બેઠા છે વડોદરાને? પોલીસને શું સમજી બેઠા છે? અને હું પોલીસને એવું કહેવા માંગુ છું, શું તમે શું કરી રહ્યા છો? 9 વાગ્યા પછી કોઈ પણ છોકરું જાહેરમાં નીકળે તમે એને પૂછો છો કે ભાઈ કઈ જાય છે, કઈ આવે છે? તો આ ખાટકીઓ ખુલ્લેઆમ રાત્રે ગૌ માતાને ગાડીમાં નાખીને ચોરી કરીને લઈ જાય છે, તો એ તમને દેખાતા જ નથી, પકડાતા જ નથી। ગાયો 3 લઈ ગયા છે આ લોકો। અને જે હિન્દુ સમાજનો એક છોકરો વિડીયો ઉતારતો હતો એને આ લોકો જોઈ ગયા, એને પણ આ લોકોએ માર મારેલ છે। यह तो थी दोपहर से शाम तक की खबरें। अब एक नजर डालते हैं सुबह से दोपहर तक के समाचारों पर। 2.5 महीनों के बाद आज खुले हैं मंदिरों के कपाट। लोग पहुंचे दर्शन के लिए, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। सभी ने दर्शन तो किए, मगर साथ साथ में मंदिर प्रशासन की ओर से भी उतने ही एहतियाती कदम उठाए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, राजमहल रोड हम पहुंचे हैं। आज सोमवार है और आज 8 जून भी है, यानी कि धार्मिक स्थल को खोलने का दिन। जिस तरह सरकार ने नियम के तहत धार्मिक स्थलों को खोला है और उस नियमों का पालन कितना हो रहा है उसी का जायज़ा लेने हम ये मंदिर पहुँचे हैं। क्योंकि सोमवार है तो यहाँ लोगों की आवाजाही भी काफ़ी होगी। यही
देखने के लिए कि किस तरह से लोग मंदिर पहुंचे हैं और मंदिर की ओर से क्या क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। सैनिटाइजिंग टनल से होते हुए अंदर जाना होगा हर दर्शनार्थी को। और काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो वडोदरा का सबसे पुराना, ये बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ मंदिर, जहाँ पर हर श्रद्धालु अपना माथा टेकने आते हैं। और आज जब इतने बड़े तालाबंदी के बाद जब धार्मिक स्थलों को खोला गया है तो सीधी सी बात है, लोग जिस तरह धर्म से जुड़ी हुई उनकी जो भावनाएं हैं वो आज बाहर आएगी। मगर उसी के साथ साथ में हमें ये नहीं भूलना है कि कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी फैल रहा है और उसी के चलते लोगों को ध्यान रखना होगा। पूरे प्रिकॉशन के साथ में दर्शनार्थी अंदर आते हैं और दर्शन करके फिर लौटते हैं। मंदिर की ओर से जितनी भी हो सके वो कोशिश की गई है कि जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो यहाँ से किसी भी प्रकार का संक्रमण छोड़कर ना जाए और लेकर ना जाए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी मार्किंग किया गया है 2 गज की दूरी पर, और ये 2 गज की दूरी हर श्रद्धालु को मेंटेन करना होगा। ये यहाँ के जो भी प्रबंधन के कार्यकर्ता हैं वो उनको समझाते रहते हैं। जो भी चढ़ावा लेकर आया जाएगा यहाँ पर, वो चढ़ावा भगवान तक नहीं पहुँचेगा, उसे वहाँ रख दिया जाएगा। जिस तरह यहाँ पूरा जो चढ़ावा है वो वहाँ रख दिया गया है, कैसे और कब उसको फिर भगवान को भोग चढ़ाया जाएगा? सबसे पहले हम पानी के साथ वो जो फूल है, बेली पत्र है, उसे साफ करेंगे। इसके बाद सैनिटाइज करके दोपहर को हमारी जो पूजा होती है इसके बाद ये चढ़ावा चढ़ाएंगे हम जी शाम। और जैसे जितने भी प्रिकॉशन के साथ में हमने देखा कि काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ अभी तो आज तो पहला दिन है और कम संख्या है लोगों की, ज़्यादा संख्या बढ़ी तो किस तरह से प्रबंधन उसे मेंटेन करेगा? लोगों को किस तरह से समझाएंगे आप लोग? ये हमारे जो ट्रस्टी लोग हैं और यहाँ जो काम करते हैं, जो यहाँ जो सेवा देते हैं, वो लोग यहाँ पे इंतज़ाम करते हैं और वही करेंगे। और अभी इसका टाइम कम ही रखा है, सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम को 5 से 7 2 ही घंटे रखे शाम को। और सवेरे भी 7 से 10 का ही समय? हाँ, सुबह 7 से 10 तक। 7 से 10 का, और शाम को 5 से 7 2 घंटा। तो अपने शहर के श्रद्धालु जो हैं उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि महादेव के चरणों में प्रार्थना कर दे कि ये कोरोना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। यही महादेव के चरणों में प्रार्थना। काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में ही दूसरे भी छोटे छोटे मंदिर हैं और यहाँ हनुमान जी मंदिर के पास हम खड़े हैं। यहाँ पर सैनिटाइजिंग के लिए एक स्टैंड रखा गया है और इसे बिना छुए आप अपने हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई है। ये सारे जो नियम बनाए हैं धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए। क्या फीलिंग है, क्योंकि इतने समय बाद जब मंदिर आप आए हैं? बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, क्योंकि मैं 40 साल से हर रोज़ मॉर्निंग में फैक्ट्री के जाते पहले मंदिर में आके ही जाता हूँ। मैं कुदरत में बिलीव करता हूँ और जो भी ये सब किया है वो कुदरत ने ही किया है। तो मैंने भगवान को यही प्रार्थना की कि आप सबको बहुत अच्छी तरह संभालो, बहुत अच्छी तरह संभालो। और हमें भी अपने आप को अच्छी तरह से संभालना है और संभालते हुए श्रद्धा में आगे बढ़ना है। बस यही उम्मीद हम सब एक दूसरे से करेंगे, तभी शायद हमारी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। जैसे यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए और उसे चालू रख के अंदर आना है। 65 साल से बड़ी उम्र के लोगों को मंदिर में मनाही है आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मंदिरों को खोला गया है। यहाँ पर बैठने की भी मनाही है।
अक्सर एक प्रथा है कि आप दर्शन करके निकलो तो फिर मंदिर के आंगन में बैठा जाता है, वो अभी नहीं करना है। ये सारी सावधानियों के बावजूद हमारी श्रद्धा को थोड़ा सा कंट्रोल में रखकर घर से कम बाहर निकले, वो भी ध्यान रखना होगा। धार्मिक स्थल बंद होने से और सारे प्रसंग बंद होने से फूल बाज़ार और फूलों की खेती पर बहुत बड़ा असर हुआ था, मगर आज जब धार्मिक स्थल शुरू कर दिए गए हैं, खोल दिए गए हैं, तो फूल बाज़ार भी शुरू हो गए हैं। फूल बाज़ार तो हम नहीं जा रहे हैं, मगर यहाँ जो फूल का थैला लगाकर लोग बरसों से बैठते हैं, उनकी हालत जानने की कोशिश करेंगे कि 2-2.25 महीने बाद उनकी परिस्थिति में क्या क्या बदलाव आया था और साथ साथ में आज वो क्या महसूस कर रहे हैं। आप બે મહિના શું કર્યું? ઘરમાં જ બેસી રહ્યા. ઘર કેવી રીતે ચલાવ્યું? ઘર આ રીતે જ એક ટાઈમ શાકભાજી ખાધી ના ખાધી એવી રીતે ચલાવ્યું. મળ્યું ના મળ્યું આવી રીતે જ પછી જેમ તેમ દિવસ કાઢ્યા. પછી અમે હવે આપણા ઘરે કેટલું હોય તો આપણે ખાવાના હતા, એટલે પાછું ફૂલનું ચાલુ કર્યું. હવે કેટલા વર્ષોથી અહીંયા તમે બેસો છો ફૂલ વેચવા માટે? કેટલા વર્ષોથી બેસો છો? મારે તો 40 વર્ષ થયા. 40 વર્ષ થયા? હા, મારા લગ્ન નહોતા થયા ત્યાં પહેલાં મેં ધંધો કરતી હતી. ત્યાં પછી હતા મારા છોકરા 40 વર્ષના તો થયા, 40-45 વર્ષ. તો અહીંયા જ બેસો છો? આ જ મંદિર? આ જ બસ અહીંયા જ, બીજે કોઈ નહીં. આજે જ્યારે શરૂ થઈ ગયું છે તો શિવજીને શું પ્રાર્થના કરી? અમે તો પ્રાર્થના કરી, ભગવાન આ બધું મટાઈ દો. બધાય આ બંધ હતું તો એ લોકો દર્શન કરવા આવતા હતા બહારથી, અને ભગવાનને એ જ પ્રાર્થના કરતા, ભગવાન આ બધો રોગ સારો કરી દો અને આ બધું મટાઈ દો. એમના વગર કોઈ મટાવવાવાળું નહીં. મેં નહીં મટાઈ શકતી કે કોઈ નહીં મટાઈ શકતું. જે કરતા કુદરત જ કરે. તમે રોજનું આટલા વર્ષોથી ફૂલ વેચવા બેસો છો, રોજનું કેટલું કમાઈ લેતા હતા અને આજે સવારથી બેઠા છો, શું કંઈક ફરક પડ્યો? થોડો ઘણો ફરક પડ્યો હવે. હા, રોજ આમ ઓછું ધંધો થતો હતો. રોજ 200-250 રૂપિયાનો ધંધો કરતી હતી હું, પણ હવે આમ આજે આ જરા રોજ કરતાં સારું છે થોડું. અચ્છા. હા, એટલે આખા દિવસનું આ 2 કલાકમાં મળી ગયું? મળી જાય. અમે 12 વાગે લઈને જ બેસીએ છીએ, પછી ઘરે જ જવાનું, પછી સાંજે 5 વાગે આવવાનું. આખો દિવસ નહીં બેસતા અમે. થેન્ક યુ. દરવાજો બંધ હોય એટલે પબ્લિક બી ના આવે. 12 વાગે बंद। यानी सारी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, उस आर्थिक परिस्थितियों से हर व्यक्ति जूझ रहा है, चाहे वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या मंदिर के आगे बैठकर फूल बेचने का काम करने वाले सभी लोग इस कोरोना संक्रमण और तालाबंदी के बीच फंसे हुए हैं और आर्थिक परिस्थिति से उभरने की कोशिश में अब लग गए हैं। शहर के सुभानपुरा के आत्मज्योति आश्रम को भी सुरक्षा के साथ खोला गया। यहाँ भक्तों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। दर्शन करने आने वाले भक्तों के मुंह पर मास्क भी देखने मिले और भक्तों के सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था दिखी। आत्मज्योति आश्रम में सरकार के जो गाइडलाइंस है, उनका जो नियम है, उसके हिसाब से सैनिटाइजर किया गया है और जितने भी भक्त आते हैं वो सब मास्क लगा के आते हैं और दूरी बना के रखते हैं और यही सब व्यवस्था यहाँ किया गया है। किसी को प्रसाद वितरण नहीं होता है, कोई प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकता है। ये सब सरकार का जो नियम है उसके हिसाब से हम लोगों को चलना है। विभिन्न संप्रदायों के धार्मिक स्थलों को आज से खोलने की अनुमति दी है सरकार ने। शहर में सुरक्षा के साथ खोले गए हैं गुरुद्वारा, लेकिन चर्च और दरगाह अभी फिलहाल बंद है। 2.5 महीनों की तालाबंदी के बाद अब देश भर में जनजीवन सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। इसके भागरूप धार्मिक स्थल भी आज से खुले। मंदिरों के साथ साथ शहर में गुरुद्वारा भी खोला गया। खंडेराव मार्केट निकट स्थित गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हाथ धोने से लेकर सैनिटाइजिंग तक की व्यवस्था की गई। सिर्फ 15 लोगों को ही यहां
एक साथ प्रवेश देने के लिए मार्किंग भी की गई है और श्रद्धालु भी एहतियात के साथ गुरुद्वारा में आकर प्रार्थना कर रहे हैं। जो गुजरात गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको फॉलो करते हुए हमारी कमेटी जो यहाँ सिंह सभा कमेटी है उनके प्रधान सरदार हरजीत सिंह भिंडर साहब और सकत्तर गुरदयाल सिंह खेरा, इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक स्टार्टिंग में आने से पहले हमने थर्मल गन रखी हुई है, जिससे हम उनका हर एक संगत का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, देखते हैं और बिलो आता है तो उसको एंट्री देते हैं, ज़्यादा आता है तो थोड़ा टाइम बिठाकर फिर चेक करते हैं। और उनके हैंड सैनिटाइज रखा हुआ है वॉशिंग के लिए, साबुन वगैरह सभी है, मास्क भी हमने रखे हुए हैं, जिसके पास मास्क नहीं उसको प्रोवाइड करते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने गुरुद्वारे के अंदर दरबार रोड के अंदर ये ब्लू सर्कल लगाए हुए हैं कि सभी को विनती की है कि भाई आके वहाँ बैठना है और मेंटेन करना है और ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना है, 15-20 से संगत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और प्रसाद के लिए हमने जो प्रसाद रखा है वहाँ भी उनको ग्लोव्स पहन के चमचा वगैरह दिया है, जिससे वो सर्व करेगा और उससे करेगा। और हमारा जो सिख धर्म है वो हमेशा अरदास करता रहता है कि नानक नाम चढ़ती गला तेरे बाने सर्वता भला। तो ये जो सिख धर्म है कम्युनिटी, ये सभी हिंदू मुस्लिम सभी का अच्छा मानते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो ये बीमारी आई हुई महाबीमारी वो जल्द से जल्द ठीक करे। लोगों को अभी जो ये महामारी के अंदर अपने आप को मेंटेन करना है और सामने वाले को समझना है कि उसको कोरोना है। ये समझ के आप चलेंगे कि सामने वाले कोरोना है तो आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे, मास्क पहनोगे और हैंड सैनिटाइज करोगे तो ही आप बच सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह नहीं आ सकती है। तो अपने आप में आप मेंटेन करो और उससे फाइट करो तो ही आप विजय प्राप्त करो। वहीं शहर के गिरजाघर आज नहीं खुले। गिरजाघर में जो प्रार्थना होती है उसमें 200 जितने लोग शामिल होते हैं और 1.5 घंटे की प्रार्थना होती है। 15 लोगों में ये प्रार्थना संभव नहीं होने की वजह से फिलहाल चर्च नहीं खुले हैं। आने वाले दिनों में चर्च प्रबंधन द्वारा इस मामले बैठकर योग्य निर्णय लिया जाएगा। शहर में आज से मॉल और मल्टीप्लेक्स भी खुल गए हैं। मांजलपुर के ईवा मॉल को भी सुरक्षा के विशेष कदमों के साथ खोला गया है और वहां पर फूड कोर्ट भी खोल दिया गया है। सरकार द्वारा अनलॉक 1 में मॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने के निर्देश 8 जून के लिए दिए गए थे, जिसके तहत मांजलपुर के ईवा मॉल को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए खोला गया। सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का यहां पालन किया जा रहा है। मॉल में आने वाले ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराया जा रहा है। ईवा मॉल के फूड कोर्ट में भी सरकारी गाइडलाइन के तहत 50% कैपेसिटी के साथ फूड कोर्ट खोला गया। ईवा मॉल आज से ओपन हो चुका है। मॉल के ओपन होने का जो टाइमिंग है सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक है। अब कोविड-19 और कोविड-19 के इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने हमें नोटिफिकेशन दिया है, जो सरकार ने हमें SOP दिया है मॉल्स के लिए, उसको हमने पूरा नोट डाउन किया है, लिस्ट डाउन किया है। साथ साथ हमने जो हमारे रिटेलर्स हैं उनके भी इंटरनल SOP बनवाए हैं, ठीक है। और ये दोनों SOP को कंपाइल किया है हमने और जितने भी रिटेलर्स हैं सबके साथ एक ग्रुप मीटिंग की है हमने, ताकि जो सरकार ने हमें नोटिफिकेशन दिया है उसको हम इंश्योर करें कि हम फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली। अब इसके अलावा नोटिफिकेशन जो आया है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी ध्यान में रखा है कि जो फूड कोर्ट है उसका एक अलग से SOP बने, ठीक है। सबसे ज़रूरत था हमारा कि फूड कोर्ट जैसे कि 400 की कैपेसिटी है तो उसको हम कम कैपेसिटी कर दें, तो हमने 50% कैपेसिटी से हम फूड कोर्ट ओपन कर रहे हैं। और हमने ये भी इंश्योर किया है कि जितने भी पुराने रॉ मटेरियल्स हैं, पुराने एक्सपायर फूड हैं, वो हम रिप्लेस कर दें। तो ये चीज़ें हमने ध्यान में रखी है। इसके अलावा मॉल के अंदर कस्टमर हमारे लिए सबसे बड़ा है और हमें कस्टमर का सेफ्टी ज़्यादा ध्यान रखना है, तो उसका एकदम हाई लेवल ऑफ प्रायोरिटी है हमारे लिए। तो हमने सारी ब्रांडिंग्स किए हैं अलग अलग जगह। आज से धार्मिक स्थल मॉल के साथ में रेस्टोरेंट को भी डाइन इन की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी बनाई है जिसका रेस्टोरेंट मालिकों को ध्यान में रखना जरूरी हो गया है। इसी मामले आज हमारी टीम ने जानने की कोशिश की लेजर एले रेस्टोरेंट में कैसी है तैयारी ग्राहकों के स्वागत की।
गुजरात सहित के 17 राज्यों में आज 75 दिन के बाद सारे शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थल खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। इसी सिलसिले में आज हम गोरवा पंचवटी निकट के लेजर एले रेस्टोरेंट और बैंक्वेट में आए हुए हैं ये जानने के लिए कि आखिर उनकी क्या तैयारियां हैं ग्राहकों का स्वागत करने की। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन्होंने सर्कल्स बनाए हुए हैं ताकि दूर से ही ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग में आना शुरू कर दे। आइए अब जानते हैं कि एंट्रेंस में क्या तैयारियां की गई है ग्राहकों के लिए। आप देख सकते हैं ग्राहक के आते ही उन्हें एंट्रेंस में सैनिटाइजर से उनके हाथ पहले तो सैनिटाइज करवाए जाएंगे, उसके बाद थर्मल गन से उनका जो टेम्परेचर है वो नोट किया जाएगा। टेम्परेचर को प्रॉपरली उनके नाम के साथ उनकी लॉगबुक में नोट किया जाएगा। ग्राहक के पास अगर मास्क होता है तब भी होटल की तरफ से उन्हें मास्क दिया जाएगा, अगर नहीं होता है तब भी होटल एंट्रेंस में ग्राहक को मास्क प्रोवाइड करवाएगा। ये तो हो गई एंट्रेंस की बात। अब चलिए ऊपर जाकर देखते हैं कि होटल में क्या तैयारी की गई है ग्राहकों के स्वागत की। जैसे कि देख सकते हैं स्टाफ प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, मास्क पहना हुआ है, सर पर कैप है, हाथ में ग्लव्स है और सारा स्टाफ जो है सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा हुआ है। अब रेस्टोरेंट्स में सिर्फ 50% लोगों को ही आने की अनुमति है। इस हिसाब से पूरे रेस्टोरेंट में काफ़ी स्पेशियस व्यवस्था की गई है ग्राहकों के बैठने के लिए। यहाँ पर देखा जा सकता है कि पहले जो प्लेट्स के नीचे मैट रखी जाती थी उसे हटाकर डिस्पोजेबल पेपर रख दिया गया है ताकि यूज़ होने के बाद फेंक दिया जा सके। डिस्पोजेबल मेनू कार्ड की भी व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी कस्टमर मेनू पढ़ ले उसके बाद उसे सीधा डस्टबिन में ही फेंक दिया जाए। बिल्कुल सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक रेस्टोरेंट में सारी व्यवस्थाएं की गई है। रेस्टोरेंट के हर टेबल पर गेस्ट के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि उन्हें किस तरह हर चीज़ का इस्तेमाल करना है और कोरोना संकट से बचाव के लिए हर ज़रूरी गाइडलाइन को उन्हें भी यहाँ पर आकर मेंटेन करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर ली गई है। के रिसेप्शन पर भी देखा जा सकता है कि कैसे मास्क, हैंड ग्लव्स पहनकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनके स्टाफ। और सरकार ने बताया है कि संपर्क जो है ग्राहकों के साथ उसे टालना है, तो इसलिए यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की भी व्यवस्था की गई है। कैश जो है उसे अवॉइड किया जा रहा है। ऑनलाइन पेमेंट से ही पेमेंट लिए जाने के लिए हर सुविधा मुहैया ग्राहकों को यहाँ पर करवाई जाएगी। ये लेज़र एले रेस्टोरेंट का जो है स्टाफ एंट्रेंस है। यहाँ से स्टाफ एंटर करता है और जब स्टाफ एंटर करता है तो उनके सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। एंट्रेंस में ही एक बड़ा पतीला रखा हुआ है जिसमें सारे वेजिटेबल्स डालकर उन्हें क्लीन किया जाता है। उसके बाद वेजिटेबल्स अंदर ले जाए जाते हैं। इस पानी में नमक और सोडा मिलाया हुआ है जिससे जो वेजिटेबल्स है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। अब हम रेस्टोरेंट के किचन में आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किचन में जो पूरा स्टाफ है वो प्रॉपर अपने कॉस्ट्यूम में है, मास्क पहना हुआ है, सर पर कैप पहनी हुई है, हाथों में ग्लव्स है और सोशल डिस्टेंसिंग का किचन में भी पालन किया जा रहा है। हर चीज़ अच्छी तरह से साफ़ की गई है। साफ़ सफाई और हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो है खाना बनाने की व्यवस्था की जा रही है। आइए अब होटल के मैनेजर से बात करते हैं कि उन्हें कितनी दिक्कतें आई इस सारी तैयारियां करने में। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आपने जो तैयारियां की है ये करने में आपको कितना वक्त लगा? ये तकरीबन हमको पूरी तैयारी करने में हमको 4 से 6 दिन का वक्त लगा है और इसमें थोड़ी दिक्कतें भी आई है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन फ़िलहाल आप जब सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से 8 जून से जो स्टार्ट करना था तो हमने वो प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए हमने स्टार्ट कर दिया है आज से। 1 जून से होम डिलीवरी की अनुमति तो दी गई थी, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां थी? होम डिलीवरी के लिए तो हमने सबसे पहले तो जो हमारा होम डिलीवरी बॉय है तो जब भी वो डिलीवरी करने जाएगा तो हर बार उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और जो फूड है वो ज़ीरो कांटेक्ट में बनता है और गैस के डोर स्टेप तक भी वो ज़ीरो कांटेक्ट में ही पहुंचेगा। ग्राहकों से मेरा ये अनुरोध है कि सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उनकी सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पे हर एहतियात बरती है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ का हर एक गाइडलाइन का बारीकाई से ध्यान रखा गया है और मैं मेरे सभी गेस्ट को तहे दिल से वेलकम करता हूँ। आज से हर बंद जगह खुल चुकी है, लेकिन इसी के साथ वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जहां कहीं भी जा रहे हो हर सुरक्षित कदम को उठाएं और अपने आप को कोरोना संक्रमण से बचाएं। गुजरात बोर्ड के 10वीं के छात्रों का परिणाम का इंतजार हुआ खत्म। कल मिलेगा ऑनलाइन परिणाम।
www.gseb.org પર હોગી પરિણામ की ઘોષણા। આવતીકાલે ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર થવાનું છે। આ પરિણામ બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર ઓનલાઈન જોવા મળશે। વિદ્યાર્થી પોતાનો બેઠક નંબર નાખે એટલે એના ઉપરથી બેઠક નંબરના આધારે વિદ્યાર્થી પોતાનું પરિણામ જોઈ શકશે। માર્કશીટ અને પ્રમાણપત્ર એ આવતીકાલે આપવાનું નથી, એ માટેની બોર્ડ હવે પછી ડેટ જાહેર કરશે અને જ્યારે જાહેરાત કરે ત્યારે એ તારીખે વિતરણ દરેક શાળાઓની અંદર થશે અને અત્યારની પરિસ્થિતિમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવીને એનું વિતરણ કરવામાં આવશે। વડોદરા શહેર અને જિલ્લાની ટોટલ સંખ્યા 48,729 વિદ્યાર્થી આપણે ત્યાં વડોદરા સિટી અને ગ્રામ્યમાં નોંધાયેલ છે અને એ વિદ્યાર્થીઓએ 153 બિલ્ડિંગની અંદર પરીક્ષા આપણે એસએસસીની લીધી છે। दर्जीपुरा गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। आज गांव के लोगों ने परेशान होकर जनप्रतिनिधियों को गांव में प्रवेश पर लगा दी है पाबंदी। वडोदरा शहर की हद पर दर्जीपुरा गांव है जो 2015 से कॉरपोरेशन में शामिल किया गया है, लेकिन इस गांव में बुनियादी सुविधाएं अब तक मुहैया वडोदरा नगर पालिका ने नहीं कराई। यहाँ पीने के पानी, सड़क, स्वास्थ्य, स्मशान से जुड़ी कई समस्याओं से लोग परेशान हैं। दर्जीपुरा गांव के नागरिकों ने इस मामले कॉरपोरेटर, विधायक, सांसद के फोटो के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्हें बुनियादी सुविधाएं दिए जाने की मांग की। गुजरातનું આ બરોડા સિટી જે સંસ્કારી નગરી કહેવાય, હવે એ સંસ્કારી નગરીની અંદર અમારું ગામ દરજીપુરા 2015ની અંદર કોર્પોરેશનની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો। હવે કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ કરવા પછી અમારે લોકોને સુવિધાઓ કોર્પોરેશનની આપવાની એ હોય છે, એમાંથી અત્યાર સુધી અમારા ગામની અંદર કોઈ જાતની સુવિધા આપી નથી। વેરાઓ 2-3 વખત વેરાઓ અમે ભરી ચૂક્યા છે, પણ વેરાઓ ભરતાય અત્યાર સુધી કોઈ સમસ્યા નહીં, જેવા કે પાણી, ગટર લાઈન, સ્મશાન, કબ્રસ્તાન આની કોઈ જાતની સુવિધા કોર્પોરેટર આપી। હવે બીજું કે અમારા 4 કોર્પોરેટર વોર્ડ નંબર ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 4 વહીવટી વોર્ડ નંબર 2ના કોર્પોરેટર 4 કોર્પોરેટર, 1 ધારાસભ્ય અને સંસદ સભ્ય, આજ સુધી દરજીપુરાની અંદર કોઈને એવું પૂછવા નથી આવ્યું કે તમારે શું જરૂરત છે। આ ચોર કોર્પોરેટરો તથા ચોર ધારાસભ્યોએ અત્યાર સુધી દરજીપુરાની અંદર કોઈ જાતની કે કોઈ પણ માણસની પૂછપરછ કરવા આવ્યા નથી। તમે કોઈ જગ્યાએ રજૂઆત કરી છે? અમે રજૂઆત અત્યાર સુધી ઘણી જગ્યાએ કરી ચૂક્યા છે, કોર્પોરેશનોમાં કોર્પોરેટરોને, પછી આપણે ધારાસભ્ય મનીષાબેન વકીલને, સંસદ સભ્યોને, આ બધાને રજૂઆત કરી, પણ કોઈ જાતની અમને સુવિધા અત્યાર સુધી મળી નથી। સુવિધાના નામે મીંડું છે અને સ્માર્ટ સિટીનું ગામ છેવાડાનો છેલ્લો એરિયા છે। હવે સરકાર કહે છે સ્માર્ટ સિટી, પણ સ્માર્ટ સિટીની અંદર શું સુવિધા હોય તે એમને પોતાને ખબર નથી કોર્પોરેટરોને। ગ્રાન્ટ અમારે ત્યાં કોર્પોરેટરને ગ્રાન્ટ મળે છે, ધારાસભ્યને, પણ એ ગ્રાન્ટ અત્યાર સુધી અમારા ગામની અંદર એક પૈસો પણ એ લોકોએ વાપર્યો નથી। આ ગ્રાન્ટ ક્યાં ગઈ એનો જવાબ અમે આજે આજ રોજ માગીએ છીએ કે આ ગ્રાન્ટ ક્યાં ગઈ એનો જવાબ આપવો પડશે હવે એમને। આગળની માગણી અમારી એવી છે કે આજ રોજ અમે આખું બેનર માર્યું છે, એ બેનરના માધ્યમથી એ લોકોને ખબર પડશે, જો અમારી સુવિધા આના પછી જો નહીં થાય તો અમે ગ્રામવાળાએ આંદોલન કરીશું, ઉપવાસ આંદોલન કરીશું, કલેક્ટર કચેરી જઈને માટલા ફોડના નામ તે બધા કાર્યક્રમો ઉજવવાની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે। હવે અમે તો જોયા જ નહીં ને એમને। પહેલી વાત તો કે અમારા કોર્પોરેટર કોણ છે, મનીષાબેન વકીલ આવ્યા હતા જ્યારે વોટ લેવાના હતા ને, હાથ જોડીને પગે લાગતા હતા, ત્યાં પછી એમને ખબર નહીં કે દરજીપુરા છે કે નહીં। દરજીપુરામાં પાણી નહીં આવતું, રોડ નહીં આવતું, મસાન નહીં, ઘૂંટણ ઘૂંટણ સુધી મરી જાય ત્યારે તે લઈને જવું પડે। એમને એટલી વોટ લેવા આવે ત્યારે જ ખાલી પગે લાગવાનું, પછી જોવા નહીં આવવાનું। લોકડાઉન 3 મહિના ચાલ્યું, 3 મહિનાની અંદર એકે વાર એ લોકો જોવા નહીં આવ્યા। એમનું ફરજ તો બને કે ના બને। मुजमोड़ा के भालियावास में लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते गरीब लोगों का हाल बेहाल है। मुजमोड़ा के भालियावास में लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते गरीब लोगों का हाल बेहाल है। विश्वामित्री नदी के तट पर मुजमोड़ा के भालियावास में पिछले 1 साल से ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या से लोग परेशान हैं।
बार बार मामले की शिकायत वार्ड कार्यालय और स्थानीय नगर सेवक मनीष पगार को किए जाने के बावजूद कार्यवाही के अभाव में लोग परेशान हो रहे हैं। इस इलाके के लोग भी चुनाव में वोट तो करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए किया जाता है। ऐसा इस इलाके का हाल देखकर लग रहा है, क्योंकि यहाँ वोट लेने के बाद विकास नाम की कोई चीज दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। આ ભાલિયા મોહલ્લામાં અમારે ગયા વર્ષે ગટરની ટાંકીઓ નાખી, પણ એ લોકોએ પ્લાસ્ટર કર્યું નથી, તો તે લીધેથી અમને બહુ હેરાન થવાય છે અને અમે ત્યાં જઈએ છીએ તો એ લોકો એવું કહે છે કે અમે તમારા મોહલ્લાથી અમે કંટાળી ગયા છે, તો હવે અમારે શું કરવું? ઘણી બધી અરજીઓ નાખી છે, પણ કોઈ આવતા નથી. આવે સળિયા નાખીને જતા રહે. મોટર બોલાવવું પડશે પણ મોટરવાળા બી આવતા નથી. આ વધારી નાખ્યું, પેલું કરી નાખ્યું, આ કરી નાખ્યું, પણ તમે જેટલું છે એટલું જ છે. છેલ્લા 2-2.5 મહિના થઈ ગયા. 2.5 મહિના થઈ ગયા. જ્યારે લોકડાઉન થયો એની પહેલાનું છે. આ નરકમાં જ બેઠા છે અમે. આ લોકડાઉનમાં પોલીસવાળા અમને બહાર જઈએ ને તો બી અહીં દોડે ને તો બી પોલીસવાળા બી કહે કે તમે અરજીઓ નાખો, પણ આવતા નથી તો અમે શું કરીએ? 6 નંબર. મનેશ પગારે. કશું જ નથી કરી આપ્યું. આ બીજા મોહલ્લામાં બ્લોક નાખી આપ્યા, બધું કર્યું, પણ અમારા મોહલ્લામાં એવું ને એવું જ છે. ખાલી વોટ લેવા આવે ત્યારે આવે. પાણી આવે તો આ રસ્તો કઈ બી જવું આવું જવું તો બી આ રસ્તો, પણ આ રસ્તા પર પાણી ખૂટતું નથી. 4-5 વર્ષ થઈ ગયા અહીંયા, પણ આ રસ્તા પર કોઈ કરવા આવતા નહીં. વોટિંગ લેવા આવે છે પણ વોટિંગ કરીને જતા રહે છે. કરાવી દેશું પણ કરતા નથી. 5 વર્ષ જેવું થયું અહીંયા. હા, બનાવતા જ નહીં લોકો, ખાલી વોટિંગ આપવા છે કે અમે વોટિંગ આપવા જતા રહે છે. કરી છે પણ અમે પણ આવતા જ નથી. હા, અમારે ખાલી રસ્તામાં હારો ચોખ્ખો જોઈએ અમારે નાખવાનો બસ. ઘણા લોકો આજે મોટા નેતા છે, વોટ બોટ લેવા હોય તો સારા કામગીરીમાં આવતા રહે છે, પણ આવી રીતના કોઈ આવતું નથી. સમીક્ષા અમે ઘણું બધું અરજી બી નાખી છે, પણ લોકો આવે છે સરિયા મારીને જતા રહે છે. કોઈ બીજું કામગીરી થતું નથી. જે લોકો આજે સરિયો મારી છે પણ એ ઓલરેડી પાછું ભરાઈ જાય છે, પણ છોકરાઓ નરકની અંદર જીવી રહ્યા છે. કોરોના તો દૂરની વાત, પહેલાં આમદમાં છોકરાઓ મરી જશે અમારા. આજે 12 મહિના થઈ ગયા, કઈ આને આ વિષય જતો છે નહીં. आशा वर्कर बहनों को संविधान के मुताबिक वेतन देने की मांग करते हुए कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। कोरोना महामारी के बीच भी आशा वर्कर, फैसिलिटेटर, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनें कोरोना वॉरियर बनकर इस महामारी की जंग में सहयोग दे रही है, लेकिन इन महिलाओं को रोजाना सिर्फ 33 रुपए का वेतन मिलता है। इस मामले महिला शक्ति सेना द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वेतन बढ़ोतरी की मांग की गई। आशा वर्कर बहनों ने चंद्रिका सोलंकी की अगुवाई में पोस्ट ऑफिस पर एकत्रित होकर इस मामले अपनी आपत्ति जताई। ये जो वैश्विक कोरोना महामारी है उसके अंदर डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मचारी के साथ साथ आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर बहनें भी एक कोरोना वॉरियर्स है, लेकिन ये कोरोना महामारी के अंदर ये बहनें अपनी जान जोखिम में डालकर हर रोज सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक सर्वे की कामगिरी करती हैं, लेकिन उसके बदले में गुजरात सरकार उनको सिर्फ 33 रुपए का वेतन दे रही है। ये सरासर अन्याय है। एक तरफ सरकार कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रही है, जिन डॉक्टरों को के लाख रुपया पगार है उन लोगों को 25,000 रुपये, क्लास 2 को 15,000, क्लास 3 को 5,000 ऐसा वेतन दे रही है, जबकि इन कोरोना वॉरियर्स आशा वर्कर बहनों की अवगणना हो रही है। इससे हम लोग बहुत ही आहत है। इसलिए हमने आज गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी साहब को हमारी वेदना रजिस्टर एडी के माध्यम से हमने लिखी है। जो कोरोना का कामगिरी ये बहनें कर रही हैं उसमें सिर्फ उनको 33 रुपए दे रहे हैं और फैसिलिटेटर बहनों को सिर्फ 17 रुपए दिए जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री विजय रूपानी साहब को ये कहना चाहती हूँ कि सर, ये 33 रुपए 17 रुपये के अंदर एक वक्त की सब्जी तक नहीं आती, तो प्लीज इंसानियत के नाते इन बहनों पर इतना शोषण मत किया जाए और इनको अपने काम के बदले में योग्य वेतन दिया जाए।
1 जून से 6 जून तक रेल कर्मचारी जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं। इसी के भागरूप आज राष्ट्रव्यापी विरोध दिन के उपलक्ष्य में कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। AIRF और WIEU के आह्वान पर केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और रेल कर्मचारियों के हितों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रतापनगर रेलवे कार्यालय पर मंडल के मंत्री संतोष पवार की अगुवाई में श्रम कानून में बदलाव, NPS को खत्म करना, भारत सरकार द्वारा 4% DA महंगाई भत्ते को रोकना जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आज रोज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन तरफથી सोशल डिस्टन्सिंग અને કોરોનાના કેરને ધ્યાનમાં રાખીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે આજ વેસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોઈઝ યુનિયન દ્વારા પ્રતિક ધરણાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ધરણાનું આયોજન પાછળનો મકસદ ભારત સરકારે જે 4% DA બંધ કર્યું છે એનો વિરોધ કરવાનો, NPS ખતમ નથી કરી રહ્યા એટલા માટે, બીજું કે શ્રમ કાયદામાં જે ફેરફાર લાવી રહ્યા છે એનો વિરોધ કરવા માટે અને ભારત સરકારને જગાવવા માટે કે અમારું જે અત્યારે સરકારી કર્મચારી ખાસ કરીને રેલ કર્મચારીને જે એ લોકો એમના માટે તકલીફ ઊભી કરી રહ્યા છે એમાંથી બહાર આવે, નહીં તો આવનાર સમયમાં બહુ મોટો સંઘર્ષ થશે એવી જાગૃતિ લાવવા માટેનું આજે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया और शहर की खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।